नमस्कार दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे दो गेमिंग लैपटॉप प्रोसेसर्स जिनमें से एक है क्वाड कोर यानी कि 4 कोर वाला और दूसरा है ऑक्टा कोर यानी कि 8 कोर वाला। जो 4 कोर वाला प्रोसेसर है वो है इंटेल का कोर i5 10300H और जो आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर है वो है AMD का Ryzen 7 4800H। जो आपका इंटेल वाला प्रोसेसर है वो थोड़ा सा सस्ते गेमिंग लैपटॉप्स में आपको ज़्यादातर मिल सकता है, यानी कि नियर अबाउट 60 से 65,000 रुपये के बीच में जो लैपटॉप्स हैं आपको उसमें ये वाला प्रोसेसर मिल सकता है। और आपके करीब 80,000 प्लस माइनस की रेंज के जो लैपटॉप्स हैं यानी कि थोड़े महंगे वाले गेमिंग लैपटॉप्स में आपको AMD का Ryzen 7 4800H मिल सकता है। तो यहाँ पे हम जो प्रोसेसर्स कंपेयर कर रहे हैं वो बेसिकली थोड़ा सा सस्ते वाले गेमिंग लैपटॉप के साथ हम एक महंगे वाले गेमिंग लैपटॉप प्रोसेसर को कंपेयर कर रहे हैं। देखते हैं दोनों की कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है और अगर एक लैपटॉप आपको थोड़ा सा कम दाम में मिल रहा है तो आपको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर्स। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको इन दोनों ही प्रोसेसर्स के सिनेबेंच स्कोर और गीकबेंच स्कोर को कंपेयर करके दिखाऊंगा, जिसमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे और देख लेंगे कि दोनों में से सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के लेफ्ट में जो प्रोसेसर आपको दिख रहा है वो है इंटेल का कोर i5 10300H और आपके स्क्रीन के राइट में जो प्रोसेसर आपको दिख रहा है वो है AMD का Ryzen 7 4800H। तो जैसा मैंने आपको बताया इंटेल का जो प्रोसेसर है वो रिलीज़ हुआ था 2 अप्रैल 2020 को और आपका AMD का Ryzen 7 4800H रिलीज़ हुआ था 2 जनवरी 2020 को। तो दोनों में ही करीब 3 महीने का अंतर है रिलीज़ डेट को अगर देखा जाए। और अगर दोनों के ही हम नंबर ऑफ़ कोर्स और थ्रेड्स को कंपेयर करते हैं तो आपको इंटेल वाले में 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं और वहीं आपको AMD Ryzen 7 4800H में आपको 8 कोर्स मिलते हैं और साथ ही साथ 16 थ्रेड्स, यानी कि आपको डबल मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 कोर्स मिल रहे हैं, यहाँ आपको 8 कोर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि आपका जो Ryzen वाला प्रोसेसर है इतने ज़्यादा कोर्स होने की वजह से आपका मल्टीटास्किंग, आपका वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, इन सभी चीज़ों में ये वाला प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला है। साथ ही साथ अगर आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग वगैरह करते हैं या फिर ऑटोकैड टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब चलाते हैं अपने लैपटॉप में तो आपका ये वाला प्रोसेसर उस सब में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला है। अब अगर देख लेते हैं आपका जो इंटेल वाला प्रोसेसर है वो भी आपका काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट में लो जा रहे हैं, अगर आपके पास बहुत बढ़िया बजट नहीं है तो आपका 4 कोर्स और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर भी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आपका Ryzen वाला आगे निकल जाता है और काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि अगर हम बेस क्लॉक स्पीड की भी बात करते हैं तो इंटेल वाले में आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की बेस क्लॉक स्पीड मिलती है, वहीं आपको Ryzen वाले में 2.9 गीगाहर्ट्ज़ तक की बेस क्लॉक स्पीड मिलती है। और टर्बो स्पीड में बस थोड़ा सा ही अंतर है, जहां पर आपको इंटेल वाले में 4.5 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो स्पीड मिल रही है और आपको Ryzen वाले में 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर 4.2 और यहाँ पर 4.5 यानी कि सिर्फ 0.3 गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है जब टर्बो स्पीड की बात आती है। और ये 0.3 गीगाहर्ट्ज़ आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा जब आप प्रैक्टिकली लैपटॉप को यूज़ करेंगे। तो अगर आप बेस क्लॉक स्पीड को देखा जाए तो दोनों में प्रैक्टिकली कुछ खास अंतर नहीं है और ना ही टर्बो स्पीड में अंतर है। लेकिन जहां पर अंतर पड़ जाता है वो मैंने आपको बताया दोनों के ही नंबर ऑफ कोर्स और थ्रेड्स में। दोनों की ही अगर आप L3 कैशे देखें तो दोनों में ही आपको 8 MB का L3 कैशे मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है पर सेम है, इसलिए बिल्कुल कंपेरेबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो भी आपको AMD Ryzen 7 में आपको 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वहीं आपको इंटेल में मिलती है
14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, जो कि इसके मुकाबले काफ़ी पीछे है। लेकिन अगर आप हीटिंग इशू की बात करें तो आपके इंटेल वाले में हीटिंग इशू कम आता है, क्योंकि ये प्रोसेसर ओवरऑल थोड़ा छोटा है, 4 ही कोर्स हैं, 8 थ्रेड्स हैं, तो ओवरऑल प्रोसेसर छोटा होने की वजह से इसकी टीडीपी भी 45 वॉट्स तक चली जाती है और इसकी टीडीपी चली जाती है 54 वॉट्स तक। तो ओवरऑल इसकी हीटिंग भी जो है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसकी टीडीपी कम है। तो जो कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी राइजन वाले प्रोसेसर के केस में। तो जिस लैपटॉप में AMD का प्रोसेसर लगा होगा उसकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होगी, और इस लैपटॉप में कूलिंग की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सी तक है और इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर 105 डिग्री सी तक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर का जो हीटअप है वो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसका TDP भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप दोनों प्रोसेसर्स की मेमोरी सपोर्ट कैपेसिटी देख लेते हैं तो आपके इंटेल वाले में 128 GB तक रैम सपोर्ट कर जाता है, वहीं आपका राइजन में 64 GB तक रैम सपोर्ट करता है। यानी कि जिस लैपटॉप में आपका इंटेल का ये वाला प्रोसेसर लगा है वहाँ पर आप 128 GB तक रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं आपके जिस लैपटॉप में AMD का ये वाला प्रोसेसर लगा है वहाँ पर आप रैम को 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है और इंटेल वाला जो है बाजी मार जाता है, जहाँ पर आपके इस टाइप के लैपटॉप्स में आपके रैम काफ़ी हद तक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। रैम से भी ओवरऑल लैपटॉप की परफॉर्मेंस में, मल्टीटास्किंग वगैरह में, स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दोनों ही प्रोसेसर्स डुअल चैनल रैम को सपोर्ट कर देते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डुअल चैनल रैम आपका सिंगल चैनल रैम के मुकाबले काफ़ी बेटर होता है और वो दोनों में ही आपको मिल जाता है। अब अगर आप दोनों ही प्रोसेसर्स के iGPU को, यानी कि जो इनके ऑनबोर्ड GPU है, ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड है, इसको कंपेयर करते हैं तो आपको इंटेल वाले में इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाता है और आपको AMD वाले में Radeon Vega 7 ग्राफिक्स मिल जाता है। जो Radeon Vega 7 ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है वो आपका मच बेटर है इंटेल के UHD वाले से। इसके iGPU की बेस क्लॉक स्पीड और टर्बो स्पीड दोनों ही UHD ग्राफिक्स के बेस क्लॉक स्पीड और टर्बो स्पीड से ज़्यादा है। लेकिन इस चीज़ को दोनों प्रोसेसर्स के बीच में डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर मानकर मत चलिएगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेसर्स जिस लैपटॉप में लगे होते हैं उन लैपटॉप्स में आपको जनरली डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो मिल ही जाता है और ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड का कुछ खास रोल उसके बाद नहीं रहता है। इसीलिए अगर आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड में कुछ डिफरेंस भी है तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस टाइप के लैपटॉप्स में हम जनरली ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड को नहीं बल्कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को कंपेयर करते हैं। तो दोनों लैपटॉप्स में जिसमें बेटर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होगा वो आपका गेमिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, इस वीडियो में हम ग्राफिक्स कार्ड को नहीं लेकिन प्रोसेसर्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए जहाँ तक प्रोसेसर की बात आती है तो आपका इंटेल वाला गेमिंग के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि इसका बेस क्लॉक स्पीड थोड़ा सा कम है आपके AMD के मुकाबले। लेकिन इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ये वाला प्रोसेसर थोड़े से सस्ते गेमिंग लैपटॉप्स में आपको मिल जाता है। तो जितना गुड़ डालते हैं मीठा उतना ही होता है। तो अगर आप थोड़ा सा कम पैसा खर्चेंगे तो लैपटॉप आपको गेमिंग लैपटॉप अच्छा मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर्स के सिनेबेंच स्कोर को और गीकबेंच स्कोर को और देख लेते हैं कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। तो अगर हम देखते हैं दोनों के ही सिनेबेंच और गीकबेंच स्कोर को, तो सिनेबेंच स्कोर में सिंगल कोर परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो कोर i5 आपके Ryzen 7 4800H से करीब 12% पीछे रह जाता है। और जब बात आती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस की तो कोर i5 10300H आपका Ryzen 7 4800H से करीब 130% पीछे रह जाता है। ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में Ryzen 7 4800H इतना बढ़िया इसलिए परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें आपको कोर i5 के मुकाबले डबल नंबर ऑफ कोर्स और नंबर ऑफ थ्रेड्स मिल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप गीकबेंच स्कोर को भी देखें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में दोनों में ही कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन जब मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात आती है तो Ryzen 7 4800H करीब 65% बेटर परफॉर्म कर जाता है गीकबेंच स्कोर में भी।
और वो भी अंडरस्टूड है क्योंकि इसमें आपको डबल कोर मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि दोनों के ही Geekbench स्कोर और Cinebench स्कोर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है जब हम देखते हैं मल्टी कोर परफॉर्मेंस। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में दोनों की ही बेस क्लॉक स्पीड लगभग एक जैसी है, तो कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपका मल्टी कोर परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये क्लियरली शो करता है कि जिस लैपटॉप में आपका Ryzen वाला प्रोसेसर लगा है, यहाँ ये वाले लैपटॉप में आप मल्टीटास्किंग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करनी है, गेमिंग भी खेलनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है और भी काफ़ी सारे टास्क आपको करने हैं, तो ये वाला जो प्रोसेसर है ये काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। लेकिन आपका जो इंटेल वाला प्रोसेसर है वो भी ये सब काम कर सकता है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो भी कर सकता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लगिश हो सकती है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो यही था दोनों प्रोसेसर्स के बीच में कंपैरिजन, और डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहते हैं। अगर आपका जो नीड है वो काफ़ी स्पेसिफिक गेमिंग नीड है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, और अगर आपकी बहुत स्पेसिफिक गेमिंग नीड नहीं है और आपको ओवरऑल थोड़ा सा सस्ते में एक बहुत अच्छा प्रोसेसर के साथ एक अच्छा लैपटॉप चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आज का कंपैरिजन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और कंपैरिजन के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।